अच्छा, इन्फ्लेशन की कैलकुलेशन की अगर मैं आपसे बात करता हूँ तो इन्फ्लेशन की कैलकुलेशन के टॉपिक को जो है ना वो बोलते हैं रिटेल प्राइस इंडेक्स, या दूसरे लफ्ज में आप इसको बोल सकते हो कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स। इसको शॉर्ट फॉर्म में आप जब भी केस स्टडी में देखोगे ना, शॉर्ट फॉर्म में वो हमेशा इसको आरपीआई या सीपीआई कहते हैं। सही है। अब पहले ये करेंगे फिर वो करेंगे। सही है। अब अगर मैं कैलकुलेशन ऑफ इन्फ्लेशन की बात करता हूँ तो देखो गवर्नमेंट क्या करती है। गवर्नमेंट जो है वो सबसे पहले अपने बंदे भेजती है। सही है। गवर्नमेंट क्या करती है, गवर्नमेंट सबसे पहले कुछ बंदे हायर करती है और उन लोगों को बोला जाता है स्टैटिस्टिशियंस। सही है। उन बंदों को क्या बोला जाता है, उन बंदों को बोला जाता है स्टैटिस्टिशियंस। अब स्टैटिस्टिशियंस क्या करते हैं, ये लोग जो है वो जाते हैं लोगों के घर पे। सही है। ये लोग जाते हैं लोगों के घर पे। लोगों के घर पे जाने का मतलब है कि जो हमारे स्टैटिस्टिशियंस हैं वो जाते हैं हाउस होल्ड्स में, और वो हाउस होल्ड्स में जाके जो है वो क्या करते हैं, डेटा कलेक्ट करते हैं। अब वो हाउस होल्ड्स में जाके क्या डेटा कलेक्ट करते हैं, सबसे पहले तो ये सुनना। वो सबसे पहले जाएंगे हाउस होल्ड्स पे, और वो लोग जो है ना वो सबसे पहले तो देखो एक चीज प्लान आउट करेंगे। मतलब जो गवर्नमेंट जो डेटा जमा करती है वो सबसे पहले क्या प्लान करती है, सबसे पहले वो प्लान करती है बास्केट ऑफ गुड्स। सबसे पहले वो क्या प्लान करती है, बास्केट ऑफ गुड्स। क्योंकि देखो मैंने आपको पहले भी बोला था, जब एक कंट्री में इन्फ्लेशन आती है या एक कंट्री में इन्फ्लेशन होती है तो हम इन्फ्लेशन हर चीज की नहीं देखते। मैंने आपको ये बोला था, जब एक च्युइंगम की प्राइस महंगी हो जाती है तो वो इन्फ्लेशन नहीं होती। सही है। तो इन्फ्लेशन हम कैलकुलेट करते हैं एक बास्केट ऑफ गुड्स की। ये वो चीजें होती हैं जो लोग रोजमर्रा में खरीदते हैं, डेली बेसिस पे खरीदते हैं। क्यों? क्योंकि जब आप एक चीज डेली बेसिस पे खरीदते हो और उसकी प्राइस में चेंज आ जाता है तो फिर आपके स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग पे अफेक्ट आता है। और जो चीज हमारी स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग पे अफेक्ट करती है, जो चीज हमारे रोजमर्रा के चीजों को अफेक्ट करती रही है ना, उसको हम बोलते हैं कि हाँ भाई ये वाकई इन्फ्लेशन है, ये हमें अफेक्ट कर रही है। तो हाउस होल्ड्स के पास जाते हैं और हाउस होल्ड्स के पास हम सवाल पूछते हैं। हाउस होल्ड्स के पास क्या सवाल पूछते हैं, मल्टीपल क्वेश्चंस पूछते हैं। हम सबसे पहले उनके पास जाते हैं, हम उनसे पूछते हैं कि भाई सबसे पहले तो चलो ये बता दो तुम्हारी इनकम क्या है। सही है। तो सबसे पहले वो अपनी इनकम बता देता है। फिर हम उससे पूछते हैं कि भाई ये तुम्हारी इनकम है। सही है। अब तुम मुझे बताओ कि तुम अपना जो है ना वो खर्चा किधर कर रहे हो, तुम्हारा एक्सपेंडिचर किधर होता है। तो उसने मुझे बताया कि भाई मैं यहाँ एक्सपेंडिचर करता हूँ। तो लेट से मैं कहता हूँ कि मैं रोज घर लोगों के घर में गया, लोगों ने मुझे बोला कि भाई हमारे घर पे इतना चावल आता है, इतनी चीनी आती है, इतना नमक आता है, ये सारी चीजें आती है, ये बास्केट ऑफ गुड्स है। ये बास्केट ऑफ गुड्स होते हैं। सही है। तो मुझे पता चल गया कि भाई रोजमर्रा की बेसिस पे क्या चीजें किस घर में आ रही है। वो लोग क्या करते हैं, फिर वो लोग जो है वो बेसिकली इंपॉर्टेंस देते हैं। ये लोग चीजों को इंपॉर्टेंस देते हैं। क्यों? क्योंकि देखो हमेशा याद रखना, अगर मैं आपको कहता हूं कि लोग जो है वो अपनी मेजर इनकम चावल पे खर्च कर रहे हैं, अगर लोग अपनी मेजर इनकम चावल पे खर्च कर रहे हैं तो इसका मतलब है चावल की प्राइस चेंज होने से बहुत ज्यादा इंपैक्ट आएगा। और लेट से मैं आपको कहता हूं कि भाई लोग जो है ना वो चीनी पे कम खर्चा कर रहे हैं, तो अगर लोग अपनी इनकम का छोटा हिस्सा चीनी में डाल रहे हैं, तो अगर छोटा हिस्सा चीनी में जा रहा है तो चीनी की प्राइस चेंज होने से इतना इफेक्ट हमारे पे नहीं आएगा। तो हमेशा याद रखना, आप इन्फ्लेशन जो कैलकुलेट करते हो वो एक बास्केट ऑफ गुड्स की करते हो, और जब आप बास्केट ऑफ गुड्स की कैलकुलेट करते हो तो आप उसको देते हो इंपॉर्टेंस। इंपॉर्टेंस का मतलब होता है वेट्स। आप चीजों को वेट्स दे देते हो। ये वेट्स क्या देखता है, ये वेट्स ये देखता है कि आपकी इनकम का कितना हिस्सा इस प्रोडक्ट पे जा रहा है, कितना हिस्सा इस प्रोडक्ट पे जा रहा है। और जिस गुड पे इनकम का बड़ा हिस्सा जाता है ना, तो हम देखते हैं कि उसका अफेक्ट जो है ना वो ज्यादा होगा लोगों पे। तो इसकी प्राइस के चेंज की इंपॉर्टेंस ज्यादा इंपॉर्टेंट है इस घर के लिए कंपेयर टू अदर्स। तो हम डेटा कलेक्ट करके जो है वो बेसिकली फिर क्या करते हैं, हम उस डेटा को जो है वो कंपेयर करते हैं पिछले सालों से। अब हमेशा याद रखना, हम हमेशा कंपेयर होते हैं बेस्ट से। मतलब हमारे खानदान में भी कोई ना कोई एक ऐसा बंदा होगा या कोई ऐसा बच्चा होगा या कोई ऐसा शख्स होगा जिससे हमें कंपेयर किया जाएगा कि भाई तेरे को इसके जैसा बनना है। सही है। तो आप हमेशा किसी से कंपेयर होते हो। और अगर मैं इन्फ्लेशन की आपसे बात करता हूं तो इन्फ्लेशन हमेशा कंपेयर होती है बेस ईयर से। अब बेस ईयर का क्या कॉन्सेप्ट है, बेस ईयर एक कंट्री का बेस्ट ईयर होता है। बेस ईयर एक कंट्री का बेस्ट ईयर होता है, और बेस ईयर पे एक चीज अज्यूम की जाती है कि इस बेस ईयर में ना कोई वॉर है, ना कोई इन्फ्लेशन है, ना कोई रिसेशन है, ना कोई अनएम्प्लॉयमेंट है, ये सबसे बेस्ट ईयर है। तो एक बहुत बड़ी अजम्पशन है बेस ईयर में, और बेस ईयर में सबसे बड़ी अजम्पशन ये है कि कोई इन्फ्लेशन नहीं है। कोई इन्फ्लेशन ना होने का मतलब है कि बेस ईयर को आप एक नंबर दे देते हो। जैसे आप कहते हो कि बेस ईयर पे सारी चीजें 100 रुपए की हैं, बेस ईयर में सारी चीजें 100 रुपए की है, ये एक इंडेक्स नंबर होता है। ये क्या होता है, ये एक इंडेक्स नंबर होता है कि भाई हमने कह दिया कि बेस ईयर में इकोनॉमी में जितनी भी चीजें ना वो सारी चीजें 100 रुपए की हैं। सही है। ये एक अजम्पशन बेस्ड में आपको टोटका बता रहा हूँ याद करने का। इंडेक्स वैसे होता ही नहीं है, पर इंडेक्स आपको मुझे सिखाना भी नहीं है, ये मैथ का कॉन्सेप्ट है। मैं आपको सिंपल बोल रहा हूँ। आप अज्यूम करोगे, अगर आपको कोई कहता है ना कि बेस ईयर 100 है, आप समझो बेस ईयर का मतलब ये कि इकोनॉमी में सारी चीजें 100 रुपए की हैं। सही है। फिर बेस ईयर से कंपेयर करके हम क्या करते हैं, हम देखते हैं कि यार इस साल क्या हमारी वैल्यू आई है, इस साल हमारी कॉस्ट ऑफ लिविंग क्या आई है। तो लेट्स से मैं आपको कहता हूं कि भाई इस साल जो है ना वो कॉस्ट ऑफ लिविंग आई है फॉर एग्जांपल
110। इस साल कॉस्ट ऑफ लिविंग आई है 110। इसका मतलब कि इस साल इकोनॉमी में सारी चीजें 110 रुपए की हैं ऑन एवरेज। तो इसका मतलब ये हुआ कि बेस ईयर में चीजें 100 रुपए की थी, अब चीजें 110 रुपए की हो गई है। तो इसका मतलब है मुल्क में महंगाई आई है। अगर मैं आपको कहता हूं कि मेरे इस साल जो है वो आया 90, इसका मतलब है कि बेस ईयर में सारी चीजें 100 रुपए की थी, अब जो है वो सारी चीजें 90 रुपए की हो गई हैं। तो बेस ईयर से अगर हम अपने आप को कंपेयर करें तो हमारे मुल्क में प्राइसेस कम हुई हैं, इन्फ्लेशन आई है। सही है। तो कहने का मकसद ये हुआ कि अगर आप जो है वो बेस ईयर से अपने आप को कंपेयर करते हो और आपकी अमाउंट 100 रुपए से ऊपर आती है, 100 से ऊपर आती है, तो आप समझ जाओ कि आपका रेट पॉजिटिव है और आपके मुल्क में इन्फ्लेशन आई हुई है। और अगर आपकी अमाउंट आती है 100 से नीचे, तो आप समझ जाओ आपका रेट नेगेटिव है, तो आपकी इकोनॉमी में डिफ्लेशन आई है। तो अब ये रेट कैलकुलेट कैसे होता है, मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं। भाई फॉर एग्जांपल मैं आपको कहता हूं मेरे को 2 साल की वैल्यूज दी हुई है। सही है। आप अज्यूम करो कि ये 2014 मेरा बेस्ट ईयर है और 2014 में सारी चीजें 100 रुपए की हैं, और 2015 मेरा अभी करंट ईयर है और 2015 में सारी चीजें 110 रुपए की हो गई है। तो आप इन्फ्लेशन कैलकुलेट कैसे करोगे? बच्चा बेवकूफी क्या करता है, बच्चा इन दोनों को माइनस कर देता है। इन दोनों को माइनस नहीं करना होता, आप न्यू माइनस ओल्ड का फॉर्मूला लगाओगे, आप रेट का फॉर्मूला लगाओगे, परसेंटेज चेंज का फॉर्मूला लगाओगे। तो न्यू माइनस ओल्ड डिवाइडेड बाय ओल्ड मल्टीप्लाइड बाय 100। आप क्या करोगे, आप सिंपली जो है वो न्यू माइनस ओल्ड डिवाइड बाय ओल्ड का फॉर्मूला लगाओगे और आपके पास आंसर आ जाएगा +10%। अगर मेरा आंसर प्लस में आ रहा है तो समझ जाओ मुल्क में इन्फ्लेशन है। तो आपको पेपर में हमेशा 2 कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स दिए हुए होंगे। ये एक कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स है, ये एक कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स है, ये भी एक कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स है, और ये जो मैंने आपको ये 2 दिए हैं ये भी एक कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स है। तो आपको पेपर में 2 इंडेक्स वैल्यूज दी हुई होंगी और उन 2 इंडेक्स वैल्यूज को आपने कंपेयर करना होगा। और कंपेयर कैसे करना होगा, परसेंटेज चेंज के फॉर्मूले से। अगर तो आपका आंसर पॉजिटिव आ रहा है तो वो इन्फ्लेशन है, अगर आपका आंसर नेगेटिव आ रहा है तो वो डिफ्लेशन है। सवाल ये उठता है कि ये कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स आता कैसे, मतलब ये 100 की वैल्यू कैसे आई है, ये 110 की वैल्यू कैसे आई है, अगला स्टेप मेरा ये। कोई मसला है यहाँ तक? सही है। अब मैं आपको ये सिखा रहा हूँ कि ये सीपीआई की ये जो 100 रुपए की वैल्यू, ये जो 110 रुपए की वैल्यू, ये आती कैसे? हाँ बिल्कुल सेम होता है मुझसे। सही है। अब देखो ये आती कैसे, अब जरा सीखना, मैं आपको एक एग्जांपल दे रहा हूँ। सही है। मैं 2 एग्जांपल से ये चीज कराऊंगा, पहले मैं ओ लेवल वाली चीज कराऊंगा, फिर मैं एएस वाली चीज कराऊंगा। तो जरा तरीके से सुनना और गौर से सुनना वो क्या रहा है। सही है। अब जरा देख लो, 1990 मेरा बेस ईयर है, 1990 मेरा बेस ईयर है। तो बेस ईयर होगा 100। कमोडिटी ए, कमोडिटी बी, कमोडिटी सी, ये क्या है? ये मेरा बास्केट ऑफ गुड्स है। ये क्या है? ये मेरा बास्केट ऑफ गुड्स है। इस गुड की प्राइस $10 है, इस गुड की प्राइस $12 है, इस गुड की प्राइस $8 है। इन सारी प्राइसेस को ना एक इंडेक्स नंबर दे दिया जाता है। इंडेक्स मतलब अज्यूम करा कि ए भी 100 रुपए का है, बी भी 100 रुपए का है और सी भी 100 रुपए का है। अज्यूम कर लिया ये। सही है। इन प्राइजेस को इंडिविजुअली देख रहे हैं हम, इनको इंडेक्स नंबर में देख रहे हैं। मतलब मैंने इस $10 को 100 रुपए कर दिया, इस $12 को 100 रुपए कर दिया और इस $8 को 100 रुपए कर दिया। सही है। ये बेस ईयर है। बेस ईयर में हमेशा याद रखना, बेस ईयर में हमेशा 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 आपका जो आंसर है वो 100 ही आएगा। तो आप क्या करोगे, आप जो आपका ये प्राइस इंडेक्स है ना, आप इस प्राइस इंडेक्स को जब नंबर ऑफ कमोडिटीज से डिवाइड करोगे, आप इसको 3 से डिवाइड करोगे ना, तो आपके पास 100 ही आएगा। तो बेस ईयर हमेशा 100 होता है। बेस ईयर की कैलकुलेशन करना ही नहीं, कभी बेस ईयर का सीपीआई निकालने की जरूरत ही नहीं है। बेस ईयर हमेशा 100 ही होता है। तो आप क्या करते हो, आप ये प्राइस इंडेक्स को डिवाइड कर देते हो नंबर ऑफ गुड्स से। तो ये 3 से डिवाइड कर दिया। ये ओ लेवल का तरीका सिखा रहा हूँ, फिर मैं एएस पे आऊंगा। अच्छा, फिर करंट ईयर का क्या है? देखो ये मेरा करंट ईयर है। अब करंट ईयर में ना मुझे जो है ना वो इंडेक्स चाहिए। करंट ईयर का मुझे सीपीआई चाहिए, तो कैसे आएगा आप नोटिस करो। कमोडिटी ए 1990 में $10 की थी और 1991 में कितनी की हो गई? $12 की। तो इसको मैं इंडेक्स फॉर्म में कैसे देखूंगा? इंडेक्स फॉर्म में आप इस तरह देखोगे कि जब ये $10 से $12 गई है तो ये कितने परसेंटेज से बढ़ी? ये 20% से बढ़ी। तो आपने क्या करा, ये जो 100 रुपए के आपके पास इंडेक्स वैल्यू था ना, इस 100 रुपए में आपने 20 को ऐड कर दिया, तो आपके पास ये 120 आ गया। वापस रिपीट कर रहा हूँ, 1990 में ये प्रोडक्ट $10 का था, 1991 में ये प्रोडक्ट $20 का हो गया। तो यहाँ पर इसकी वैल्यू थी 100, तो प्राइसेस 20% से बढ़ी ना, तो इस 100 को मैंने 120 कर दिया, 20 इसके अंदर ऐड कर दिया। इसी तरह आप देखो दूसरे साल का, वो दूसरे गुड का, गुड बी $12 का था, $12 से $15 का हो गया। कितने परसेंटेज प्राइस बढ़ी? 25% से प्राइस बढ़ी। तो आपने इस 100 के अंदर 25 को ऐड कर दिया, ये 125 हो गया। और इसी तरह कमोडिटी सी आपकी $8 की थी, वो $8 से $6 हो गई। तो इसका मतलब है 25% से प्राइस गिरी। अगर 25% से प्राइस गिरी तो इसका मतलब है 100 में से आपने 25 को माइनस कर दिया, ये 75 हो गया।
सही है। फिर आपने क्या करा, आपने इन सारे इंडेक्सेस को आपस में ऐड करा, आपके पास आया 320। फिर आपने क्या करा, आपने इस 320 को डिवाइड करा नंबर ऑफ कमोडिटीज से, ये आपका 3 है। तो आपने इस 320 को जब नंबर ऑफ कमोडिटीज से डिवाइड करा तो आपके पास यहाँ पर आंसर क्या आएगा, यहाँ पर आपके पास आंसर आएगा 106.66%। मुझे बताओ 100 से परसेंट नहीं, बल्कि सॉरी ये एक नॉर्मल अमाउंट होगी, परसेंट नहीं होगा। और आप देखो ये 106.66 आया। मुझे बताओ 100 से ऊपर है, अगर 100 से ऊपर है तो इसका मतलब ये हुआ कि आपकी कंट्री में जो है वो +6.67% का इन्फ्लेशन रेट आ गया। अगर आप न्यू माइनस ओल्ड का फॉर्मूला लगाते हो, अगर आप न्यू माइनस ओल्ड का फॉर्मूला लगाते हो तो आपके पास ये आ जाएगा। समझ आया? पेपर में केस स्टडी में आपको कभी भी ये कैलकुलेट करने का नहीं बोलेगा, आपको ये दो अमाउंट्स देगा और बोलेगा कि इन दोनों को कंपेयर करो, तो ये आपका आंसर आ जाएगा। समझ आई ये चीज? ये ओ लेवल का तरीका है। सही है, ये ओ लेवल का तरीका है। इवन ओ लेवल में भी अब ये नहीं लगता, ओ लेवल में भी वेट्स का कॉन्सेप्ट आ गया है। ओ लेवल में भी अब वेट्स का कॉन्सेप्ट आ गया है। पर यहाँ तक ये चीज क्लियर है? कोई मसला? नहीं कर सकते ये वाला तरीका पेपर में, क्योंकि पेपर में वेट्स होंगे, पेपर में वेट्स होंगे। देखो सेम एग्जांपल है, सेम एग्जांपल है, वेट्स इन्वॉल्व हो रहे हैं। वेट्स इन्वॉल्व कैसे होंगे, अब जरा सुनना गौर से। सही है, सब सेम है, सब सेम है, सिर्फ एक एक्स्ट्रा चीज आ रही है, उसमें बच्चा हिल जाता है। सारा सिनेरियो सेम है। अभी भी 1990 मेरा बेस ईयर है, अभी भी बेस ईयर हमेशा 100 होगा। बेस ईयर को कभी कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं होती, मैं फिर भी आपको कैलकुलेट करके दिखा रहा हूँ। जब वेट का कॉन्सेप्ट आ जाता है ना, वेट का कॉन्सेप्ट, कहानी पूरी पलट जाती है। ये मेरे इंडेक्सेस आए में पिछले सवाल में, पिछले केस में मैंने क्या करा था, मैंने इस 300 से काम कर दिया था। अब इस 300 से काम नहीं होगा। अब आपको इन वे इस इंडेक्स को, ये सारे आपके इंडेक्सेस हैं, ये 100 100 100 ये सब आपके इंडेक्सेस हैं। इन इंडेक्सेस को आपको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा वेट से। वेट रिप्रेजेंट करता है इंपॉर्टेंस। वेट एक चीज में इंपॉर्टेंस डाल देता है। वेट कहता है कि यार अगर जिस गुड का वेट ज्यादा है ना, तो उस गुड की प्राइस के चेंज होने का बड़ा इंपैक्ट होना चाहिए। जिस गुड का वेट ज्यादा, तो उस गुड में वो ज्यादा कंट्रीब्यूट करेगा इन्फ्लेशन रेट में। मतलब जिस गुड का वेट ज्यादा होगा वो ज्यादा कंट्रीब्यूट करेगा हमारे रेट में। तो आप देखो गुड ए का वेट है 5, मैंने क्या करा, 100 को मल्टीप्लाई कर दिया 5 से, ये आ गया 500। मैंने 100 को मल्टीप्लाई कर दिया 3 से, ये आ गया 300। मैंने 100 को मल्टीप्लाई कर दिया 2 से, ये आ गया 200। जितना ज्यादा वेट उतनी ज्यादा इंपॉर्टेंस, जितना कम वेट उतनी कम इंपॉर्टेंस। ये जो टोटल इंडाइसिस लिखा हुआ है ना, आप इसको क्या लिखो, आप इसको लिखो वेटेड प्राइस इंडेक्स। इसको आप क्या बोलोगे, इसको आप बोलोगे वेटेड प्राइस इंडेक्स। वेटेड प्राइस इंडेक्स का मतलब जब आप अपने इंडेक्स को मल्टीप्लाइड कर देते हो किससे, वेट से। जब आप अपने इंडेक्स को मल्टीप्लाई कर देते हो वेट से। अब आपने क्या करा, आपने ये सारे वेटेड प्राइस इंडेक्स निकाल लिए, ये आपके पास आ गए 1000। इस बार आपने क्या करना है, इस बार आपका फॉर्मूला अलग लगेगा। आप क्या करोगे, आप वेटेड प्राइस इंडेक्स को, आप वेटेड प्राइस इंडेक्स को डिवाइड करोगे टोटल वेट से। आप वेटेड प्राइस इंडेक्स को डिवाइड करोगे टोटल वेट से। बस ये फर्क आएगा। पिछली बार आप क्या कर रहे थे, आप सारे इंडेक्स को डिवाइड कर रहे थे नंबर ऑफ कमोडिटी से। इस बार आपने क्या करना है, इस बार इस वाली अमाउंट को इससे डिवाइड करना है। बस सिर्फ ये दो आपके मेन है इस बार, ये दो। तो आपने बेसिकली क्या करा, आपके पास 1000 आया था, ये आपका 1000 है। 1000 को डिवाइड करोगे 10 से, आंसर क्या आएगा, 100। तभी कहता हूँ बेस ईयर को कैलकुलेट करने की जरूरत ही नहीं है। बेस ईयर हमेशा 100 आएगा, चाहे आप कुछ भी कर लो। बेस ईयर हमेशा 100 आएगा, चाहे आप कुछ भी कर लो। अब देखो करंट ईयर का कैसे निकालूंगा, जरा देखना। ये 1991 है, 1991 के प्राइस इंडेक्स मैंने पिछले सवाल में निकाल लिए थे, 120 125 75, ये सब वही है। सिर्फ फर्क बताऊं क्या है, इनको वेट से मल्टीप्लाई करना है। जब इनको वेट से मल्टीप्लाई करोगे आपके पास आ जाएगा वेटेड प्राइस इंडेक्स। और आपका वेटेड प्राइस इंडेक्स कितना आया, 1125। आपका वेटेड प्राइस इंडेक्स कितना आया, 1125। तो आपने क्या करा, 1125 को डिवाइड कर दिया टोटल वेट से, 10 से। और इस बार आपका आंसर यहाँ पर क्या आएगा, इस बार यहाँ पर आपका आंसर आएगा 112.5। तो आप देखो 100 से 112.5 हो गया। इसका मतलब ये हुआ कि मेरे मुल्क में 12.5% की इन्फ्लेशन आई है। मेरे मुल्क में क्या आई है, 12.5% की इन्फ्लेशन आई है, जब आप दोनों प्राइस इंडेक्स को आपस में कंपेयर करोगे। पहले सारी चीजें 100 रुपए की थी, अब सारी चीजें 112.5 रुपए की हो गई ऑन एवरेज। जनरल प्राइस लेवल ऑन एवरेज मेरे मुल्क में सारी चीजें इतनी की हो चुकी हैं, 12.5% से बढ़ चुकी हैं। क्लियर है? हमेशा याद रखना, हमेशा बिल्कुल यही आंसर आएगा। हमेशा याद रखना, एक बार एमसीक्यू में इसने बच्चे को हिला दिया था। हसन ने मुझसे एक सवाल पूछा, आपने बेस ईयर का कैलकुलेट करा और बेस ईयर का 100 से ऊपर आ गया।
मैंने तो आपको ये बोला ना कि बेस ईयर हमेशा 100 ही होगा। मुझे एक बच्चे ने पूछा, बोला कि भाई अगर आप कैलकुलेट करो और बेस ईयर 100 से ऊपर आ जाए। एक बार इससे एमसीक्यू में कंफ्यूज किया था। इसने बोला था कि बेस ईयर में 10% की इन्फ्लेशन है। एमसीक्यू में क्या बोला था बेस ईयर में 10% की इन्फ्लेशन है। बच्चों ने बेवकूफी, बताऊं क्या करी? बच्चों ने बेवकूफी ये करी है, बच्चों ने अज्यूम कर लिया कि बेस ईयर 110 है। ऐसा नहीं होता। भले आपको वो सवाल में बोले बेस ईयर में 100% की इन्फ्लेशन है, बेस ईयर में 200% की इन्फ्लेशन है, 50% की इन्फ्लेशन है, आप हमेशा बेस ईयर को 100 ही लोगे। 100 ही लोगे आप, बस ये फिक्स है। क्लियर है? भले जितनी भी इन्फ्लेशन हो बेस ईयर में, भले आपको एमसीक्यू में कंफ्यूज करे, केस स्टडी में कंफ्यूज करे, आप 100 से ही करोगे जो करोगे कंपेयर। ठीक है? तो मसला, मैं आपको थोड़ी बहुत एमसीक्यू दिखा देता हूँ, फिर अपन जो दूसरी चीज पे आते हैं जो हमें मेन करनी है आज। अब चाहिए, अब देखो मैं एमसीक्यू दिखा रहा हूँ आपको। ये देखो, ये एक एमसीक्यू है और काफी अच्छा एमसीक्यू है। सही है? सही है, आ सकता है, ऐसा नहीं एक बार आ गया था। सही है, मैं दिखा दूंगा वो सवाल भी। देखो क्या लिखा हुआ है, सपोज द एवरेज कंज्यूमर्स एक्सपेंडिचर इज डिवाइडेड बिटवीन ब्रेड, मीट, मिल्क एंड वेजिटेबल्स। सपोज द एवरेज कंज्यूमर्स एक्सपेंडिचर इज डिवाइडेड बिटवीन ब्रेड, मीट, मिल्क एंड वेजिटेबल्स। ये क्या है? ये बास्केट ऑफ गुड्स है। तो मैंने यहाँ पर लिख दिया बी, मिल्क, मीट एंड वेजिटेबल। सही है, तो बी एम एम भी लिख दिया इन द रेशियो 4:3 to 1। ये 4:3 to 1 क्या है? 4:3 to 1, ये सब मेरे वेट्स हैं, ये इंपॉर्टेंस है। ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ अ ईयर द प्राइस ऑफ ब्रेड फॉल्स बाय 10%। अगर प्राइस ऑफ ब्रेड 10% से गिरी है तो इसका मतलब है 100 से 10% गिराओ तो कितना होगा? आप बेसिकली क्या कर दोगे? इसको 90 कर दोगे। अगर आपको कहते हैं ना कि ब्रेड की प्राइस 10% से गिर गई है तो आप इसको 100 से 90 कर दोगे। फिर ये कह रहे हैं कि मीट की प्राइस 20% से बढ़ गई तो आपने मीट को 120 कर दिया। फिर इसने बोला कि मिल्क और वेजिटेबल की प्राइस 10% से बढ़ी है तो आपने इसको 110 कर दिया। मेरे पास मेरे आ गए वेट्स, मेरे पास मेरे आ गए इंडेक्स। अगला स्टेप मेरा क्या होता है? वेटेड प्राइस इंडेक्स। मेरे पास वेट आ गए, मेरे पास इंडेक्स आ गए। अगला स्टेप क्या होता है? इन दोनों को मल्टीप्लाई करके वेटेड प्राइस इंडेक्स निकालना होता है। तो इन सबको आपस में मल्टीप्लाई करूंगा, मेरे पास आ जाएंगे ये अमाउंट्स, और ये मेरा आ गया वेटेड प्राइस इंडेक्स। 1050 मेरा वेटेड प्राइस इंडेक्स है। इसको मैं डिवाइड करूंगा टोटल वेट से। टोटल वेट कितने हैं? टोटल वेट भी 10 है। तो डिवाइड बाय टोटल वेट किया तो आंसर आया 105। आंसर 105 आया। बेस ईयर 100 होता है। अगर बेस ईयर 100 है और इस साल मेरा 105 आया है तो इन्फ्लेशन कितनी होगी? 5% की इन्फ्लेशन होगी। गौर से देखो ये एमसीक्यू। पहले वेट्स लिखे, फिर इंडेक्सेस लिखे। इंडेक्सेस कैसे लिखे सब इसने मुझे बताया हुआ है। फिर इन दोनों को मल्टीप्लाई करा, वेटेड प्राइस इंडेक्स। वेटेड प्राइस इंडेक्स को आपस में ऐड करा, ये सारे वेटेड प्राइस इंडेक्स आ गए। डिवाइड कर दिया इसको वेट से, मेरे पास सीपीआई आ गया। बेस ईयर का 100 होता है, दोनों को कंपेयर किया, 5% की इन्फ्लेशन। हमेशा बेस ईयर 100 होगा। सही है? अब देखो ये एक और एमसीक्यू है। The table shows the information about a country whose consumers spend their income on three commodities P, Q and R. अब इसलिए मुझे डायरेक्ट इंडेक्स दिए में, इससे मुझे डायरेक्ट इंडेक्स दिए में। सही है? बेस ईयर मुझे कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं है, बेस ईयर 100 ही होता है ना। आपको इस साल का कैलकुलेट करना है, तो इस साल की मुझे इससे इंडेक्स दिए में 160, 180 और 100। तो मुझे बस सिंपली क्या करना है? मुझे इनको वेट से मल्टीप्लाई करना है। मुझे इस साल के इंडेक्सेस को वेट से मल्टीप्लाई करना है। ये मेरे बास्केट ऑफ गुड्स हैं। तो मुझे इसने कंज्यूमर एक्सपेंडिचर दिया हुआ है ईयर 1 में। 100 मिलियन मेरा पी पे जा रहा है, 300 मिलियन मेरा क्यू पे जा रहा है और 100 मिलियन मेरा आर पे जा रहा है। ये मेरे वेट्स हैं। मैं इसको रेशियो फॉर्म में लिख देता हूँ। 100 मिलियन को मैंने 1 लिख दिया, 300 मिलियन को मैंने 3 लिख दिया, 100 मिलियन को मैंने 1 लिख दिया। मेरे टोटल वेट्स कितने हो गए? 5। मेरे टोटल वेट्स कितने हो गए? 5। 160 को मल्टीप्लाई करो 1 से, 80 को मल्टीप्लाई करो 3 से, 100 को मल्टीप्लाई करो 1 से। ये सारे आ गए वेटेड प्राइस इंडेक्स। सॉरी, ये सारे आ गए वेटेड प्राइस इंडेक्स। ये आपके सारे वेटेड प्राइस इंडेक्स आ गए। आपने वेट को मल्टीप्लाई करा इंडेक्स से, वेट को मल्टीप्लाई करा इंडेक्स से, आपके पास आ गए वेटेड प्राइस इंडेक्स। ये वेटेड प्राइस इंडेक्स को आप डिवाइड कर दो टोटल वेट से। वेटेड प्राइस इंडेक्स को डिवाइड कर दो टोटल वेट से, आपके पास आंसर कितना आ रहा है? 100। इसका मतलब बेस ईयर भी 100 होता है और इस साल भी 100 आया, तो इसका मतलब है क्या कंट्री में कोई प्राइसेस में चेंज आया है? ना इन्फ्लेशन है ना डिफ्लेशन है, इट हैज रिमेन्ड द सेम। प्राइसेस पे कोई फर्क नहीं आया, क्योंकि अगर बेस ईयर भी 100 है और ये साल भी 100 है तो इसका मतलब है कोई चेंज ही नहीं आया। कह रहे ये चीज।
हमें ये वाला एमसीक्यू देखो बिल्कुल सेम है ऊपर जैसा, सही है। तो ये मुझे कराने की जरूरत नहीं, मैं एक और कैटेगरी का एमसीक्यू दिखा रहा हूँ। ये इसमें भी आपको देखो डायरेक्ट इंडेक्स दिए मैं, ये सवाल पढ़ लो एक बार। ये देखो, ये मेरे कमोडिटी ऑफ गुड्स हैं, ये बास्केट ऑफ गुड्स हैं, ये इंडेक्सेस दिए हैं, ये वेट दिए हैं। इन सबको आपस में मल्टीप्लाई करके वेटेड प्राइस इंडेक्स निकालो। वेटेड प्राइस इंडेक्स आएगा, उसको डिवाइड बाय वेट कर देना। डिवाइड बाय वेट 10 है। आप डिवाइड करोगे, आपके पास जो भी आंसर आएगा उसको बेस रेट से कंपेयर करना, आपको पता चल जाएगा। मतलब अगर अगर मैं इन सबको मल्टीप्लाई करता हूँ तो मुझे बता दो आंसर क्या आ रहा है। 300 मल्टीप्लाई बाय 4 1200 आएगा। 140 मल्टीप्लाई बाय 3 कितना आएगा? 140 मल्टीप्लाई बाय 3 बता दो कोई। और ये क्या आएगा आखिरी? 80 मल्टीप्लाई बाय 3 क्या आएगा? 160 240। इन सबको आपस में ऐड करो, क्या आ रहा है? इन सबको आपस में ऐड करो, 1860 आएगा ना। 1860 सही। तो 1860 को डिवाइड कर दोगे टोटल वेट से। टोटल वेट कितना है? 10 है ना, तो 10 से डिवाइड करो, 186 आएगा। तो ये मेरा 186 से बेस ईयर मेरा 100 होता है, तो 86% इन्फ्लेशन। सही है। तो ये बहुत सिंपल होते हैं ये इन्फ्लेशन कैलकुलेट करना। आप देखो ये भी एक एमसीक्यू है, ये कंफ्यूज करता है, ये खाली आपको अलग अलग से देगा। आप देखो, ये देखो इसमें क्या करा हुआ है, इसने आपको हर चीज में घुमाया हुआ है। इसने बोला हुआ है कि परसेंटेज चेंज इन प्राइस ऑफ गुड्स, मतलब अगर क्लोथिंग मेरा 25% से बढ़ा है तो इंडेक्स फॉर्म में क्या लिखूंगा? अगर मेरा क्लोथिंग 25% से बढ़ा है तो इंडेक्स फॉर्म में क्या लिखूंगा? क्लोथिंग अगर मेरा 25% से बढ़ा है तो ये 125 हो जाएगा। अगर मेरा फूड 50% से बढ़ा है तो ये 150 हो जाएगा। अगर मेरा फ्यूल -25% है तो इसका मतलब है 25% से गिरा है, तो इसको मैं 75 लिख दूंगा। तो जब भी आप इंडेक्स फॉर्म में किसी चीज को लिखते हो ना, तो अगर प्लस लिखा हुआ है तो 100 में ऐड करोगे, माइनस लिखा हुआ है तो 100 से माइनस करोगे। सही है। तो ये आपके पास सारे इंडेक्स आ गए। फिर इसने मुझे शेयर ऑफ इनकम स्पेंट ऑन गुड्स लिखा हुआ है, प्रोपोर्शन ऑफ इनकम स्पेंट, ये सारे के सारे मेरे वेट्स हैं। तो 1/4 का मतलब क्या है? 0.25। 1/2 का मतलब क्या है? 0.5। 1/4 का मतलब क्या है? 0.25। तो मेरे टोटल वेट्स कितने हो गए? मेरे टोटल वेट्स हो गए 1। मेरे टोटल वेट्स कितने हो गए? 1। मैं क्या करूंगा? वेट को मल्टीप्लाई करूंगा इंडेक्स से। तो आपने 125 को मल्टीप्लाई करा इंडेक्स से, 150 को मल्टीप्लाई करा इससे, फिर 175 को मल्टीप्लाई किया इससे, ये आपके आ गए वेटेड प्राइस इंडेक्स। फिर आपके जो वेटेड प्राइस इंडेक्स होते हैं वो आपके आ गए 125। इस 125 को आपने डिवाइड करना है 1 से, क्योंकि आपका टोटल वेट 1 है। आप हमेशा डिवाइड करते हो टोटल वेट से। तो यहाँ पर आपके टोटल वेट 1 है, तो आप 125 को, जो कि आपका वेटेड प्राइस इंडेक्स है, इसको डिवाइड कर दोगे 1 से। तो यहाँ पर आपके पास आंसर आएगा 125। और 100 से कंपेयर करते हैं तो इसका मतलब है 25% की इन्फ्लेशन है। पीछे वाले सवाल में भी यही किया था, पीछे वाले सवाल में टोटल वेट से डिवाइड किया था। सही है। 186 को टोटल वेट से डिवाइड किया था, जो कि ये होता है। सही है। तो ये मेरा इन्फ्लेशन का तरीका है। ये कैलकुलेट क्यों करते हैं? ये बहुत सिंपल है क्यों कैलकुलेट करते हैं। ये स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग निकालने के लिए कैलकुलेट करते हैं। ये जरूरी होता है कैलकुलेट करना। आपको अपनी कंट्री की परफॉर्मेंस पता नहीं चलती। सही है। लिमिटेशंस बहुत सिंपल है। लिमिटेशंस ये होती है कि एक तो वेट, ये वेट हम अपनी मर्जी से दे देते हैं। वेट टाइम बाय टाइम चेंज होता है। अगर मैं आपको कहता हूँ एक साल में इन्फ्लेशन अलग वेट से हुई है, दूसरे साल में इन्फ्लेशन अलग वेट से कैलकुलेट करी है, अगर 2 सालों की आपने इन्फ्लेशन ही अलग अलग वेट से कैलकुलेट करी है, तो इसका मतलब ये हुआ कि आपके इन्फ्लेशन का रेट जो है वो सही नहीं आएगा। क्यों? क्योंकि हर दोनों सालों में वेट्स अलग अलग हैं। दोनों सालों में वेट्स क्या है? अलग अलग है। सही है। दूसरा इसका डिसएडवांटेज क्या है? दूसरा डिसएडवांटेज इसका ये है कि अगर आप वेट निकाल ले हो तो कभी कभार एरिया वाइज भी फर्क होता है। देखो इसने जो ये वाला पॉइंट लिखा हुआ है, इसने बोला कि इन्फ्लेशन आप जनरल प्राइस लेवल निकाल लो, आप इंडिविजुअल लेवल पे नहीं देख रहे। ऑल्दो आप वेट का कॉन्सेप्ट देख रहे हो, फिर भी आप इंडिविजुअल लेवल पे नहीं देख रहे। सही है। फिर उसके अलावा इसने ये लिखा हुआ है बेस ईयर सेलेक्ट करना बहुत मुश्किल होता है। कॉम्पिटेंसी ऑफ अथॉरिटीज, पाकिस्तान जैसी गवर्नमेंट पे आप भरोसा कर ही नहीं सकते इन्फ्लेशन पे। सही है कि सही कैलकुलेट करेगी नहीं करेगी। डेवलपिंग कंट्रीज के लिए कैलकुलेट करना बहुत मुश्किल होता है, क्योंकि प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन रिक्वायर्ड होती है, पूरा डेटा सही से चाहिए होता है। सही है। कभी कभार ऐसा भी होता है कि कुछ फर्म्स जो है वो अपनी प्राइसेस को अंडरस्टेट करती हैं टू अवॉइड टैक्सेस, जिसकी वजह से इन्फ्लेशन सही नहीं आएगी, रिलायबिलिटी सही नहीं आएगी। सही है। ये डेटा रिलायबल नहीं होगा, ये डेटा पे आप भरोसा नहीं कर पाओगे। सही है। तो भाई ये इससे ज्यादा आपकी उसमें पेपर में इन्फ्लेशन की कैलकुलेशन नहीं आ सकती। सही है। तो इस चीज का खास ख्याल रखना भाई। अब मेरे ख्याल में तो कोई मसला है यहाँ पे तो बता दो। सही है।
बस मैं आपको बस एक दो चीजें और बता रहा हूँ क्योंकि मैं केस स्टडी कराऊंगा ना, तो उसके लिए बता रहा हूँ। देखो आपको ना केस स्टडी में अक्सर कंफ्यूज करेगा। मतलब आपको 2010 का डेटा देगा, 2011 का डेटा देगा और 2012 का डेटा देगा, सही है। आपको कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स देगा। इसने आपको 2010 का 100 दे दिया जो कि बेस ईयर है, सही है, बेस ईयर है। और बेस ईयर में आपको बोल रहा है 20% की इन्फ्लेशन है। अगर आपको कह रहा है कि बेस ईयर में 2010 में 20% की इन्फ्लेशन है, तो आप 120 मत लिख देना, ये 100 ही लिखोगे। बेस ईयर हमेशा 100 ही होगा, चाहे कुछ भी इन्फ्लेशन हो बेस ईयर में। अच्छा, 2011 का 110 है और 2012 का 130 है। अगर वो आपको कहता है, अगर वो आपको कहता है कि मुझे जो है वो 2011 से 2012 की इन्फ्लेशन बताओ, तो क्या होगी? 2011 से 2012 की अगर इन्फ्लेशन पूछ रहा है तो क्या होगी बताओ? मतलब आप सिंपली क्या दोनों को माइनस कर दोगे क्या? 110 और 130 को माइनस कर दोगे और कह दोगे कि 20% की इन्फ्लेशन है, या कुछ और तरीका होगा? क्या तरीका होगा बताओ? 2011 से 2012 की इन्फ्लेशन चाहिए, क्या करोगे? नहीं, यही तो मसला है, देखो यही कंफ्यूजन, न्यू माइनस ओल्ड। यस, आप 110 और 130 को जब कंपेयर करोगे तो आप न्यू माइनस ओल्ड का फॉर्मूला लगाओगे। आप बेस ईयर से कंपेयर करने का तो मैं बोल ही नहीं रहा, मैं बोल रहा हूँ 2012 से 2011 को कंपेयर करके बताओ कि कितनी प्राइसेस बढ़ी हैं। जब भी आपसे इन्फ्लेशन रेट पूछेगा तो वो आपको सालों का बताएगा, आपको बता देगा कि ये साल से इस साल को कंपेयर करना है, पर आप सिंपली माइनस नहीं कर देना, आप न्यू माइनस ओल्ड डिवाइडेड बाय ओल्ड का फॉर्मूला लगाओगे, सही है। परसेंटेज चेंज चाहिए होता है, रेट चाहिए। ये दो वैल्यूज हैं, ये तो नंबर्स हैं, इन दोनों नंबर्स को माइनस करोगे तो आपके पास परसेंटेज थोड़ी आएगी। समझ आ गया? क्लियर है?